नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व को देखूंगा। जैसे हमारा रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में, ये चाहे जिस सन का पेपर आप उठा कर देखेंगे, ये आता है तो आता है। और कितने नंबर का आता है? ये 6 नंबर का आता है। जैसे 2025 में ही देखा जाए तो जो पूछा है, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का उदाहरण और परिभाषा दीजिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल मजा बहुत आएगा। फिर दूसरे में पूछ लेता है प्रश्न, रूपक अलंकार अथवा यमक अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। फिर तीसरा है दोहा छंद अथवा चौपाई छंद की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। ये 3 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग को सीख लेना आवश्यक है। तो चलो आज हम लोग इसी को अपनी क्लास में करेंगे अच्छी तरह से, और आपको बताऊंगा कि क्या कैसे आप करेंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूं वीडियो को बिना कोई देरी किए। तो रस की परिभाषा क्या होती है? पहली बात तो ये आप जानिए कि रस होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा जाए रस क्या, रस क्या है ये आपको पहले बताया जाए, तभी आगे ये काम बनेगा। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय को जो आनंद प्राप्त होता है, आनंद की भावना भूति जो जब उत्पन्न होती है, मन में जो उत्पन्न होती है कि अब इसे और आगे पढ़ा जाए तो खुशी मिलती है, उसे रस कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? रस कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाए, काव्य को पढ़ने व लिखने में जो आनंद प्राप्त होता है, क्या होता है? जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? काव्य को पढ़ने व लिखने में जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। फिर उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। क्या उन कौन सा होता है ये आप जान लीजिए। रस के यहाँ पर लिखना है, रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो रस के ये 4 अंग कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्या होता है? पहला हो जाता है स्थायी भाव, दूसरा हो जाता है संचारी भाव, दूसरा हो जाता है संचारी भाव। फिर उसके बाद तीसरा हो जाता है विभाव, और चौथा हो जाता है क्या? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव। एक होता है अनुभाव। क्या होता है? अनुभाव। तो देखिए, रस, काव्य को पढ़ने व लिखने में जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। फिर उसके बाद रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। अब देखिए रस कितने प्रकार के होता है। तो रस अगर आपको बताया जाए तो रस 9 प्रकार के प्रमुख होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखना है, रस 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद अब कौन कौन से रस होते हैं कि 9 प्रकार के होते हैं, ये आपको भी पता है। अब 9 प्रकार क्या क्या है इसे हम लोग देखता हैं। तो पहला क्या हो जाता है? पहला हो जाता है श्रृंगार रस। दूसरा हो जाता है वियोग रस। क्या? वियोग रस। पहला हो गया श्रृंगार रस, दूसरा
नहीं यार, वियोग रस तो श्रृंगार रस का भाग होगा ना। संयोग और वियोग तो ये श्रृंगार रस का भाग होता है। हो जाता है क्या, हो जाता है वीर रस। वीर रस। तीसरा हो जाएगा क्या, भयानक। इसको देखकर डर लगे वही भयानक रस हो जाता है। श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस, करुण रस। चौथा यह हो जाएगा क्या, तो चौथा हो जाता है करुण रस। श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस, करुण रस। अब क्या है, अब है यहाँ पर सबसे बड़ा रस। रस कौन सा है, हास्य रस। पांचवा हो जाता है आपका क्या, हास्य रस। छठवां क्या हो जाएगा, छठवां आपका हो जाता है विभत्स रस। रस। सातवां क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो गया, श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस, करुण रस, हास्य रस, विभत्स रस। अब क्या बच्चा है, तो शांत रस बच्चा हुआ है। सातवां हो गया शांत रस। आठवां क्या होगा, आठवां क्या होगा, देखिए फिर से, श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस, करुण रस, हास्य रस, विभत्स रस, शांत रस, और हो गया रौद्र रस। रौद्र रस। नौवा क्या है, तो क्या कौन सा हो गया, श्रृंगार रस हो गया, वीर रस, भयानक रस, करुण रस, हास्य रस, विभत्स रस, शांत रस, रौद्र रस। अब है अद्भुत रस। क्या, अद्भुत रस। अद्भुत रस। तो ये 9 हमारे क्या हो जाते हैं, रस के प्रकार हो जाते हैं। श्रृंगार रस पहला है, दूसरा है वीर रस, तीसरा भयानक रस, चौथा करुण रस, पांचवा हास्य रस, विभत्स रस, शांत रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। ये 9 प्रकार के हमारे क्या हो जाते हैं, रस हो जाता है। अब हम इन 9 का अच्छी तरह से आपको परिभाषा बताऊंगा कि 9 और रस का परिभाषा क्या होगा, फिर उसके बाद आपको जो उदाहरण सहित इसका बताऊंगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करता हूं, एक एक रस को अच्छी तरह से देखता हूं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। चलो अगला हमारा क्या होता है ये देखिए। तो हमारा पहला रस कौन सा था, श्रृंगार रस। पहला हमारा श्रृंगार रस था, कौन था, श्रृंगार रस था। मार्कर भी हो गया है खत्म। जहां श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, जहां प्रेम, सौंदर्य या मिलन या विवाह का वर्णन हो, उसे वहां पर कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। कहां पर होगा, जहां पर प्रेम, सौंदर्य, मिलन, विराह होता है, वहां ने उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं। किसे कहते हैं, जहां पर प्रेम हो, सौंदर्य हो, मिलन हो, विराह हो। मिलन क्या, मिलना, विराह क्या, हटना, एक दूसरे को जैसे जाओ हम उनसे नहीं बोला, इस यहाँ पर क्या हुआ, विराह का वर्णन होता है, वहां पर क्या हो जाता है, श्रृंगार रस हो जाता है। इसका उदाहरण हम लोग अगर आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा उदाहरण इसका, तो इसका उदाहरण हो जाता है, साखी ये मुझसे कहकर जाते, सखी ये मुझसे कहकर जाते, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। साखी ये मुझसे कहकर जाते, क्या हो गया, सखी ये मुझसे कहकर जाते, ये हो जाता है श्रृंगार रस का उदाहरण।
फिर अगला देखिए, अगला क्या है था। तो अगर हम लोग बात करें तो श्रृंगार रस के एक जो होता है भाग हो जाता है वियोग रस, वियोग हो जाता है, एक हो जाता है संयोग, दूसरा हो जाता है संयोग हो जाता है, वियोग हो जाता है और संयोग हो जाता है श्रृंगार रस के भेद। फिर उसके बाद अगला हमारा हो जाता है वीर रस। क्या है वीर रस, इसे हम लोग नीचे हेडिंग बनाता हूं, वीर रस। क्या वीर वीर रस, वीर रस हो जाएगा। तो वीर रस में क्या होता है, जहां साहस और पराक्रम का वर्णन होता है वहां पर वीर रस होता है। जहां पर, यहां पर लिखिए, जहां पर पराक्रम, साहस, पराक्रम और साहस का वर्णन होता है, वर्णन होता है, होता है, उसे वीर रस कहते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। तो वीर रस कहां पर होता है, जहां पर पराक्रम और साहस का वर्णन होता है वहां पर वीर रस लगता है, वीर रस उसे कहते हैं कि वहां पर वीर रस ये है। फिर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो थी झांसी वाली रानी। तो इसका उदाहरण आप लोग लिख लीजिए, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी ओ थी, क्या वह थी, वह थी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, वह सो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह सो झांसी वाली रानी थी। ये क्या हो जाता है, वीर रस का उदाहरण हो जाता है। तो आप लोग को हमने श्रृंगार रस बताया, जहां प्रेम सौंदर्य मिलन विराह होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण हमने बताया, सखी ये मुझसे कहकर जाते। फिर इसका हो जाता है वियोग रस और संयोग रस, इसका क्या है, प्रकार है, भेद है। फिर उसके बाद वीर रस क्या हो सकता है, जहां पर पराक्रम और साहस का वर्णन होता है उसे वीर रस कहते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसका उदाहरण हो जाता है। तो हमारे पेपर में पूछा गया था श्रृंगार रस और वीर रस। फिर उसके बाद पूछा गया है रूपक अलंकार अथवा यमक अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। क्या कहा गया है, रूपक अलंकार और यमक अलंकार। तो क्या है, यमक अलंकार और रूपक अलंकार। तो चलो हम लोग इसे करता। तो रूपक अलंकार और यमक अलंकार। तो यमक अलंकार हेडिंग बनाया जाए, यमक अलंकार। क्या, यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, काव्य में जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो उस वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हमारा हो जाता है अनुप्रास अलंकार। ये आप लोग ने जान लिया है। अब हमारे पेपर में पूछा गया है कि यमक अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा बताइए। तो यमक अलंकार काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता देखी जाए वहां पर क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। इसे लिखिए, तो जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, क्या हो, बार बार हो, आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, पर अर्थों में भिन्नता हो, अर्थों में भिन्नता हो। क्या है, जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो
पर अर्थों में भिन्नता हो वहां क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है, वहां यमक अलंकार हो जाता है, अलंकार हो जाता है, हो जाता है। जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और जो अर्थों में जो भिन्नता होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर हो जाता है यमक, यमक अलंकार। इसका उदाहरण क्या होगा, तो ये देख लीजिए उदाहरण, तो इसका उदाहरण हो जाएगा ऊधो जोग जोग हम नाही। यहां पर लिखो, इसका उदाहरण अच्छा होगा ये कि ऊधो हम, ऊधो हम नहीं, ऊधो जोग जोग हम नाही, नाही क्या हो जाएगा, ऊधो जोग जोग हम नाही, ये यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जोग शब्द दो बार आया है, एक बार ये आया है, एक बार यहां पर आया है, पर इसका जो अर्थ होता है ये जो पहला वाला जोग है इसका शब्द यहाँ पर लिया गया है कि योग राधना, योग साधना, यानी उधो हमें योग साधना नहीं की कर सकते, जोग हम नहीं, यहाँ पर जोग जो है वो योग की खातिर आया है। एक जोग का मतलब है कि पहले वाले के जोग का मतलब है कि हम साधना, हाँ योग साधना नहीं कर सकते। दूसरा का मतलब है कि योग के, यानी हम योग्य होने से, ये इसका मतलब है। फिर उसका फिर अलंकार अगला वाला क्या है, तो रूपक अलंकार है। क्या है रूपक अलंकार, तो हमने पहला देख लिया किस कौन सा, यमक अलंकार। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या है इसे आपको बताता हूं अच्छी तरह से। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार हेडिंग बनाया जाए, रूपक अलंकार क्या, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान में भेद ना हो, जहां उपमेय और उपमान में भेद ना रहे वहां पर क्या होगा, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। जहां उपमेय, उपमेय में, उपमेय और उपमान, उपमान में भेद ना रहे, का क्या भेद ना रहे, वहां पर क्या हो जाता है, उससे वहां उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार, अलंकार कहते हैं। क्या, जहां उपमेय और उपमान में भेद ना रहे उसे रूपक अलंकार कहते हैं, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जहां उपमेय और उपमान में भेद ना रहे वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। इसका उदाहरण क्या होगा, तो वह चांद है, वह चांद इसका उदाहरण हो जाएगा। और इसका एक उदाहरण अच्छा होता है, यही लिख लीजिए, हम जो कमेंट डिस्क्रिप्शन में याद आएगा तो उसे हम पक्का डाल देंगे। आप यहाँ पर लिख लीजिए वह चांद है, तो इसका उदाहरण हो गया। अब हम लोग यहीं पर जो आज हमने 4 नंबर आपको बताया, अच्छी तरह से समझाया। अब क्या है, अब हम लोग क्लास को करेंगे द एंड, और जो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम दोहा छंद और चौपाई छंदों को उदाहरण सहित अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो जरूर ये वीडियो को पूरा देखकर, वीडियो पर लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।